हेलो साथियों, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में जो है एक नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे। बायोलॉजी का ये चौथा वीडियो है और चैप्टर का नाम है वर्गीकी टैक्सोनॉमी। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। काफ़ी प्रश्न जो है इस चैप्टर से देखने को मिलता है। तो टैक्सोनॉमी को प्रारंभ करेंगे। पीछे वाले पार्ट यदि आप बायोलॉजी और पॉलिटी का नहीं देख रहे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। तो प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को, प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी को जो है आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और ये जो है बायोलॉजी का चौथा वीडियो है और इसमें चैप्टर जो है तीसरा है। प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। पहला प्रश्न है, वर्गीकी किसे कहते हैं? पूछा गया है कि वर्गीकी जो है किसे कहते हैं। तो वर्गीकी के बारे में जो है आपको यहाँ ध्यान से देखना है। वर्गीकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकी कहलाता है। एक एक प्रश्न जो है आपको 0 से लेकर के अपर लेवल तक का प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वर्गीकी के बारे में जो है उसका परिभाषा ये है। और किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं? वर्गीकी का जो पिता है किसको कहते हैं? केरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। किसने सर्वप्रथम संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों पादप जगत तथा जंतु जगत में विभाजित किया? केरोलस लिनियस। ध्यान देना आपको, सर्वप्रथम जो है पूरे जितने भी जीवधारी है उसको 2 जगत में, एक तो पादप जगत जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं और एक जंतु जगत जिसमें जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। इसको बांटने वाले प्रथम जो हैं वैज्ञानिक थे केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस। द्विपद नामकरण पद्धति की स्थापना किसने की? तो द्विपद जो है केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस। अगला है द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बनता है? द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बनता है? तो 2 शब्दों से, पहला वंश नाम और दूसरा जो है जाति नाम से। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई है उसको कहते हैं जाति। वर्गीकरण की मूल इकाई को जाति कहते हैं। नेक्स्ट है, लिनियस द्वारा प्राणी वर्गीकरण का अवरोही क्रम में व्यवस्थित पदानुक्रम। लिनियस द्वारा जो प्राणी वर्गीकरण का अवरोही क्रम में व्यवस्थित पदानुक्रम जो है जगत संघ वर्ग, जगत है फिर संघ फिर वर्ग गण कुल वंश जाति, यानी जगत जो है उसके बाद संघ फिर वर्ग फिर गण कुल वंश जाति, ये आपको क्रम से ध्यान रखना है। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो उस अधिकतम लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक जो होते हैं जगत में होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है जगत। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो केरोलस लिनियस के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। केविलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? तो केविलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकरण किया था, 6 जगत में। तो आप लोग 5 जगत जो है वो 5 जगत सुने होंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। केविलियर स्मिथ ने बांटा है कितने में? 6 में। और स्मिथ को हम SMITH न लिख करके SIX 6 लिखते हैं। स्मिथ मतलब 6 और इन्होंने बांटा है 6 भागों में। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? RH व्हिटकर ने। काफ़ी जो है ये फेमस रहा है। RH व्हिटकर जो है, RH व्हिटकर 5 जगतों में बांटा है। स्मिथ ने 6 जगतों में बांटा है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो पोषण के आधार पे जो है 5 जगत में बांटा गया है। और व्हिटकर के द्वारा वर्गीकृत जो है 5 जगत कौन कौन से है? तो मोनेरा जो है पहला जगत है, प्रोटिस्टा जो है दूसरा जगत है, कवक फंगी जो है तीसरा है, और पादप जो है प्लांट ये चौथा है, और जंतु जो है एनिमिलिया ये 5वां है। तो 5 जगत कौन कौन से है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक फंगी, पादप है और जंतु जगत है। यानी 5 जगत में बांटा गया। एक तो मोनेरा है, एक प्रोटिस्टा है, मोनेरा प्रोटिस्टा कवक पादप जंतु। ध्यान रखना आपको, क्योंकि बार बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा 5 जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो ये 5 ध्यान रखना आपको, मोनेरा प्रोटिस्टा कवक पादप जंतु।
ठीक है, मोनेरा MPK-PJ ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, MPK-PJ। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और जो है उसके बाद पादप और जंतु, ये 5 ध्यान रखना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये 5 जो है व्हिटकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। मोनेरा जगत जो है, अब इसमें शामिल कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। मोनेरा जगत में कौन से जीव शामिल किए जाते हैं, तो जीवाणु। मोनेरा जगत में जो है जीवाणु, बार बार पूछा जाता है जीवाणु किसका है, तो मोनेरा जगत का। साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है। साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत में शामिल है। तो मोनेरा जगत में कौन से जीव शामिल किए गए हैं, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया और जीवाणु। किस जगत से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। कहा गया है कि किस जगत से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो मोनेरा जगत के जो जीव हैं उसमें नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। मोनेरा जगत के जीव में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होता है। जीवाणु किस समूह में आता है, तो जीवाणु जो है मोनेरा में आता है। साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है और ये मोनेरा में आता है, और मोनेरा वाले में जो है कोशिका झिल्ली अनुपस्थित रहता है, ये भी ध्यान रखना है। पूछा गया है जीवाणु क्या है, तो जीवाणु जो है सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय या आद्य जीव है। जीवाणु क्या है, सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय आद्य जीव है। जीवाणु क्या है, सबसे सरल है, अति सूक्ष्म है, मतलब बहुत ही छोटा एक कोशिकीय आद्य जीव है। पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं और दूसरा परपोषी होते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए कौन उत्तरदायी है। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए कौन उत्तरदायी है, कोशिका दीवार। कोशिका दीवार जो है ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए कौन उत्तरदायी है, कोशिका दीवार। तो मोनेरा के बाद जो था MPK-PJ, ये ध्यान रखने के लिए बताया था, MPK-PJ, तो इसमें मोनेरा हो गया। अब आएगा प्रोटिस्टा, और K से कवक था और P से प्लांट था और J से आप लोग बताइए कौन सा था। तो इसमें दूसरा को हम लोग देखेंगे, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत जो है, प्रोटिस्टा जगत में किसे शामिल किया गया है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को। जो एक कोशिका वाले हैं यूकेरियोटिक जीव, उसको शामिल किया गया है यूकेरियोटिक में। प्रोटिस्टा जगत में किसे शामिल किया गया है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को शामिल किया गया है। शैवाल किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत शैवाल आते हैं, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में कौन शामिल है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। शैवाल किस समूह के अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल किस में है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर शैवालों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो शैवाल को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी जो है ना, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफाइसी। तो क्लोरो मतलब हरा, तो हरा शैवाल को क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी यानी रोड पे चल रहा है, यदि एक्सीडेंट हो जाएगा तो लाल लाल निकलेगा, यानी ब्लड निकलेगा, तो रोडोफाइसी लाल शैवाल को कहते हैं। फियोफाइसी किसको कहते हैं, फियोफाइसी तो भूरा शैवाल को कहते हैं फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल हो गया, रोडोफाइसी लाल हो गया, फियोफाइसी भूरा शैवाल हो गया। तो शैवालों में जो है उपस्थित वर्णकों के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है, ये 3 प्रकार है। अब नेक्स्ट है, क्लेमिडोमोनास किस जगत से संबंधित है। क्लेमिडोमोनास किस जगत से संबंधित है, तो ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। क्लेमिडोमोनास किससे संबंधित है, प्रोटिस्टा से। क्लेमिडोमोनास किससे संबंधित है, प्रोटिस्टा। अगला है, पादप एवं जंतु जगत के बीच स्थित युगलिना किस जगत के अंतर्गत आता है, तो युगलिना जो आता है ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। क्लेमिडोमोनास और
युगलिना, ये जो है युगलिना क्या है, पादप और जंतु के बीच स्थित है, यानी पादप और जंतु के बीच एक कड़ी है युगलिना, और ये जो है प्रोटिस्टा के तहत आता है। क्लेमिडोमोनास ये भी आता है प्रोटिस्टा में। अगला एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सुकेंद्रिक प्रकाश संश्लेषी जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी एक कोशिकीय हो, यूकेरियोटिक हो, सुकेंद्रिक हो, प्रकाश संश्लेषी जीव हो, किस जगत के अंतर्गत आएंगे, प्रोटिस्टा के तहत आएंगे। कोशिका एक होनी चाहिए, यूकेरियोटिक हो, सुकेंद्रिक हो, प्रकाश संश्लेषी हो, ये सभी आएंगे प्रोटिस्टा के अंतर्गत। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, यानी किसी समूह के जीव है डूबने से यदि मृत्यु हुई है तो उसको पता लगाने में क्या महत्व है, किसका महत्व है, डाइटम का जो है महत्व है, डाइटम। और सालुइन 350 इसी को कहते हैं, डाइटन। अगला है कवक जगत। अब जो है कवक जगत को देखेंगे। कवक जगत में किसे शामिल किया गया है, यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीव को शामिल किया गया है, यूकेरियोटिक और परपोषित जीव को शामिल किया गया है कवक में। कवक क्या होते हैं, कवक होते हैं हेट्रोफिक, यानी इसको परपोषी कहते हैं, कवक परपोषी होते हैं। अगला है कवक क्या है, पर्णहरिम रहित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा। कवक क्या है, पर्णहरिम रहित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। अगला है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों में पोषण किस प्रकार होता है, अवशोषण के द्वारा। कवक जो पोषण करेंगे तो अवशोषण के द्वारा। खमीर तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या है, तो खमीर तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम जो है एक कवक का उदाहरण है। अब जो है नेक्स्ट आपका आ जाएगा पादप जगत। चलिए पादप जगत को कंप्लीट करते हैं। पादप जगत में किसे शामिल किया गया है, पादप जगत में सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीव, सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीव को पादप जगत में शामिल किया गया है। उत्पादक किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी हरे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। स्वजीवी क्या कहलाते हैं, स्वजीवी, तो उत्पादक जो हैं उसी को कहते हैं स्वजीवी। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, हरित पादप जो है प्रथम के अंतर्गत आते हैं। तृणभक्षी क्या कहलाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तृणभक्षी क्या कहलाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं, परोपजीवी जो अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करता है। परोपजीवी जो अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करता है उसको कहते हैं परोपजीवी। परोपजीवी क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। अपघटक या विबंधक किसे कहते हैं, मृतोपजीवी जो अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। मृतोपजीवी जो अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। मृतोपजीवी क्या कहलाते हैं, विबंधक कहलाते हैं। मृतोपजीवी क्या कहलाते हैं, विबंधक कहलाते हैं। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है कैनोला का, इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होता है। कैनोला के तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होता है। मरुस्थलीय पौधों के जड़तंत्र किस प्रकार के होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। मरुस्थल में फिरिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें कैसी जड़ें होती है, तो लंबी जो 20 से 30 फीट मूसला जड़ें होती है उसे ही कहते हैं फिरिएटोफाइट्स। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि के अधिकतर पादप क्या होते हैं, मांसल तथा स्थूल होते हैं। मरुभूमि के जो अधिकतर पादप होते हैं मांसल तथा स्थूल होते हैं। पौधों जो नमक
युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको कहते हैं हेलोफाइट्स या लवणोद्भिद। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किस माध्यम से करते हैं? जड़ों के बालों से। जड़ों के बालों से जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करते हैं? जड़ों की जो बाल होते हैं उससे। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा कौन सा परिणाम देती है? जल का प्रकाश अपघटन। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा कौन सा परिणाम देती है? तो जल का प्रकाश अपघटन। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की किस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित रहा है? तो स्पंजी टिश्यू जो है, स्पंजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की किस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है? तो अल्फांसो इसका सही उत्तर होगा। आज के वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे और उसमें धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।